नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 2 के 7 मार्च 2023 को आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, यदि 2 LED टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत ₹31,000 है, तो इधर हम लिख लेते हैं 2 LED और प्लस में एक मोबाइल और उसकी कीमत दी हुई है 31,000 के इक्वल, जबकि 2 मोबाइल फोन और एक LED टीवी की कीमत ₹35,000 है। तो इधर हम लिख लेते हैं एक LED और प्लस में 2 मोबाइल, इनकी कीमत है 35,000 के इक्वल। अभी अगर इनको ऐड करें दोनों इक्वेशन को, तो 3 LED और प्लस में 3 मोबाइल, इसकी कीमत हो जाएगी 66,000 के इक्वल। तो इधर से एक LED और प्लस में एक मोबाइल की कीमत आ जाएगी 22,000 के इक्वल। अभी हमसे पूछा है कि एक मोबाइल फोन की कीमत क्या होगी, तो एक मोबाइल फोन की कीमत हमें निकालनी है। तो अगर हम इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर दें तो एक मोबाइल फोन की कीमत आ जाएगी, क्योंकि LED से LED कट होगा और इधर 2 मोबाइल हैं, इधर एक मोबाइल है, तो एक मोबाइल की कीमत बचेगी। वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 5 में से 2 गया 3, 3 में से 2 गया 1 और 3 0। तो एक मोबाइल फोन की कीमत आ जाएगी 13,000 रुपए के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 0.7 को हम a मान लेते हैं, तो a इक्वल टू 0.7 और 0.3 को b मान लेते हैं, b इक्वल टू 0.3। और अगर इसको a और b की फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा a क्यूब और प्लस में b क्यूब और अपॉन में a स्क्वायर माइनस ab और प्लस में b स्क्वायर। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा a प्लस b। ये नीचे वाला जो है ये कट हो जाएगा, क्योंकि ये आना था a प्लस बी और इनटू में ये, तो इससे वो ऊपर वाला कट हो जाता, तो क्या बचेगा? a प्लस बी बचेगा। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, यदि 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इज इक्वल टू 17 है, तथा 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 5 है। x और y की वैल्यू हमें बतानी है। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई ऑप्शन से करेंगे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 अगर इस इक्वेशन में रखें तो यह आ जाएगा 2 प्लस 27, तो 29, 17 के इक्वल नहीं आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो यह आ जाएगा 2 और प्लस में 9, तो 9 और 2 11, 17 के इक्वल फिर नहीं आएगा, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 2 9, तो 8 और 9 17, तो ये इक्वेशन तो होगी सेटिस्फाई। अभी अगर इस इक्वेशन में ये वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 32 और माइनस 3 की पावर 3 27 और 32 माइनस 27 5 के इक्वल, मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 3 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC एक दूसरे के समानांतर हैं, तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। साथ ही AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 मीटर है और AB इज इक्वल टू 15 मीटर है, जो लेस देन है DC से। समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप मीटर में क्या होगा? मतलब जो DC की वैल्यू है वो बड़ी है और AB की वैल्यू छोटी है। तो इधर अगर हम समलंब चतुर्भुज बनाए, मतलब ट्रेपीजियम, तो जो ये ऊपर वाली भुजा होगी ये छोटी भुजा है, तो इसको हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C और इसको D। और अभी हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 15 मीटर, तो ये 15 मीटर है, और हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10 मीटर, तो ये 10 है और ये भी 10 है। और अभी हमें बताना है ABCD का परिमाप। अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें तो इसकी लेंथ भी हमें दी हुई है, और वो हमें दी हुई है 8 मीटर के इक्वल। अभी इस ट्रायंगल में अगर देखें AD और इसको हम मान लेते हैं
ADM में पाइथागोरस लगाएं तो ये 6 आ जाएगी इधर। अभी अगर इधर से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं तो ये AM के पैरेलल भी होगा और ये DC पे परपेंडिकुलर भी होगा, तो इसकी लेंथ भी 8 मीटर के इक्वल होगी। तो इधर से ये 6 मीटर आ जाएगी पाइथागोरस से। तो इस पॉइंट को हम n मान लेते हैं, तो MN की लेंथ हो जाएगी यहाँ से 15 के इक्वल। तो अभी ABCD का पेरीमीटर हो जाएगा 15 और 6 21 और 6 27, 27 और 5 32 और 10 42, 42 और 10 52 और 10 62। तो इसका आंसर आ जाएगा 62 मीटर और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है यदि A cot थीटा प्लस B कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू P और B cot थीटा प्लस A कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू Q है, तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर निम्न में से किसके बराबर है। तो इधर स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में B स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2AB कोट थीटा और इनटू में कोसिकेंट थीटा और ये इक्वल होगा P स्क्वायर के। अभी ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में A स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में 2AB कोट थीटा और इनटू में कोसिकेंट थीटा और ये इक्वल है Q स्क्वायर के। अभी इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस हो गया, इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस और इधर माइनस, तो ये कट हो जाएगा सेम है। तो अब इधर से क्या आएगा, ये आएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और इसके बाहर क्या आएगा, ये आएगा कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में ये आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इनटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये इक्वल होगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर के। अभी हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। अभी अगर इसमें से हम B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉमन ले ले तो आ जाएगा B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर था तो ये बचेगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये इक्वल है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर के और इसकी वैल्यू है 1 के इक्वल। तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें x इक्वल टू दिया हुआ है √64 प्लस √121 माइनस √169, तो x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर इसको अगर सोल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 11 और माइनस 13, इसको सोल्व करके x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 के इक्वल। तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाल देंगे तो वो आ जाएगी 36 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो, पाई इज इक्वल टू 3.14 लें। तो बेलन का आयतन होता है V इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H, तो पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14, तो इसको हम लिखेंगे 314 और अपॉन में 100 और इनटू में R की वैल्यू है 10, तो यह आ जाएगा 10 इंटू 10 और हाइट है 20, तो इनटू में 20, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी। अभी अगर इसको सोल्व करें तो यह आ जाएगा 0, 8, 2 और 6, ये हमारा आया है 6280 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम एक चक्रीय चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, ये P, ये Q, ये R और ये S। अभी हमें बताया हुआ है यदि एंगल P एंगल R का 3 गुना और एंगल S एंगल Q का 4 गुना है, तो P ये वाला एंगल है, ये R का 3 गुना है, तो R को हम X मान लेते हैं, तो ये एंगल हो जाएगा 3X और S Q का 4 गुना है, तो इसको हम Y मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 4Y के इक्वल। और हमें पता है चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का योग होता है 180 डिग्री, तो इधर से इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री के इक्वल, तो इधर से 4x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री के इक्वल और इन दोनों का योग होगा 180 डिग्री के इक्वल, तो इधर से 5y की वैल्यू आ जाएगी
180 डिग्री के इक्वल। तो इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री के इक्वल। तो अभी हमसे पूछा है तो एंगल S प्लस एंगल R का योग क्या होगा। तो S प्लस R इधर देखें तो ये है 4y और प्लस में x, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो 36 दूनी 72 दूनी 144, 144 डिग्री और प्लस में 45 डिग्री, तो ये ऐड होके आ जाएगा 189 डिग्री के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 3, 5 और 9 से विभाजित होने पर समान शेषफल 2 देती है वो क्या है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस शेषफल को ही माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 998, तो 2 माइनस करेंगे तो यह आएगा 996, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यह आएगा 982, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यह आएगा 990, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो यह आएगा 997। अभी हमें संख्याएं दी हुई है 3, 5 और 9, और कोई भी संख्या 5 से कब डिवाइड होगी, जब उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। तो इसमें एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0 आई है 2 माइनस करने के बाद, और यह है हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनमें आरेख 57x माइनस 19y इजिकल टू 399 निर्देशांक अक्षों को काटता है। तो एक बार हम इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे। अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रखें तो y की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो y की वैल्यू माइनस में किस में है, तो इसमें माइनस नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें भी माइनस नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी ये 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन नंबर 1 और 3। अभी इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। और कौन सा ऑप्शन है वो, तो ऑप्शन नंबर 1 में देखें तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पॉजिटिव में, और ऑप्शन नंबर 3 में देखें तो x की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है यदि किसी समबाहुभुज का एक अंत्यकोण किसी समदशभुज के एक अंत्यकोण का 15/16 गुना है तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समदशभुज के अंत्यकोण का माप निकालेंगे। तो बाह्य कोणों का योग होता है 360 और अपोन में भुजाओं की संख्या है 10, तो बाह्य कोण आ जाएगा 36 डिग्री के इक्वल। और अंत्यकोण क्या होगा, वो होगा 180 डिग्री माइनस 36, क्योंकि अंत्य प्लस बाह्य का योग होता है 180 डिग्री। तो बाह्य कोण आ जाएगा 180 डिग्री और माइनस 36 डिग्री, तो यह आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4 और इधर 1, तो यह है 144 डिग्री के इक्वल। और ये समदशभुज का अंत्यकोण है। अभी हमें एक समबाहुभुज दिया हुआ था और हमें बताया हुआ था कि जो ये एंगल है इसका 15/16 गुना है जो एक समबाहुभुज का अंत्यकोण है। तो समबाहुभुज का अंत्यकोण निकाल लेंगे इधर से, तो वो आ जाएगा 144 और इंटू में 15 अपोन में 16। अभी अगर इसको कट करें तो 16 कम 16, 16 निमा 144, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री के इक्वल। और ये समबाहुभुज का अंत्यकोण आया है। अभी हम समबाहुभुज का बाह्य कोण निकाल लेते हैं। तो 180 में से हम 135 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल। तो जो समबाहुभुज था उसका बाह्य कोण आया है 45 डिग्री। तो समबाहुभुज की भुजाएं निकाल लेते हैं। तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 और अपोन में एक बाह्य कोण है 45 डिग्री, तो 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 के इक्वल। और ये आई है भुजाओं की संख्या, तो इसको हम n मान लेते हैं। तो अभी हमें निकालना है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, और बहुभुज के विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n-3 और अपोन में 2 और n की वैल्यू इधर है 8, तो यह आ जाएगा 8 इंटू 5 और अपोन में 2, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये 4 आएगा। तो 4 इंटू 5 ये होता है 20, मतलब 20 विकर्ण होंगे उसमें, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC सर्वांगसम है ट्राइंगल PQR के, मतलब कॉन्ग्रुएंट है ABC और PQR। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो AB भुजा यहाँ पे है तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड है PQ।
तो ये भी 5 के इक्वल होगी। और एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो ये एंगल बी है, तो एंगल क्यू भी 40 डिग्री के इक्वल होगा। और एंगल ए इक्वल टू 80 डिग्री है, तो एंगल ए इधर है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है पी, तो ये भी 80 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, वो आ जाएगी 60 डिग्री के इक्वल। और एंगल सी की वैल्यू भी 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। अभी हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेकिन पी क्यू की वैल्यू 5 तो जो ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 है तो ये गलत हो जाएंगे। अभी ऑप्शन नंबर 3 और 4 में देखें तो पी क्यू की वैल्यू 5, तो ये ठीक है दोनों ऑप्शन में। अभी हम एंगल देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 में हमें एंगल आर दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इधर अगर हम देखें तो आर हमारा आया था 60 डिग्री, तो जो ये ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है यदि 4 अंकों की संख्या 463y 7 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। तो इस संख्या को हम मान लेते हैं 4, 6, 3 और 9, y की जगह 9 रख देते हैं और इसको 7 से डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 7 6 42 और बचेगा इधर 3, तो फिर 7 6 42, तो इधर आ जाएगा 1 और इधर 9, तो यह आएगा 7 दूनी 14, तो क्या बचेगा इधर 5 बचेगा। मतलब इसमें अगर 5 कम होता तो ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाती, तो इसमें से अगर 5 कम करेंगे तो वो संख्या क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4, 6, 3 और 4। मतलब इधर क्या था, y था, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 4 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित संख्या समुच्चयों का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका एवरेज बताना है, तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 2 10 और 6 16 और 1 17, 17 और 4 21 और 2 23 और 6 29 और 6 35 और 3 38, तो 8 3 हासिल, तो 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 9 29 और 9 38, 38 और 3 ये हो जाएगा 41, 41 और 3 44, 44 और 7 51, 51 और 5 56, 56 और 9 ये हो जाएगा 65, तो 5 इधर, फिर 6 हासिल, 6 और 6 12 और 3 15 और 5 20, 20 और 6 26, 26 और 9 35 और 5 40 और 8 48 और 4 52 और 6 58, तो यह है 5858। और ये संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 54, 4 बचेगा 45, तो 9 पंजे 45, फिर 8 उतार लेंगे, नहीं जाएगा तो 0 और फिर पॉइंट। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो ये ऑप्शन नंबर 4 है, जो 650 से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि दिए गए डेटा का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये डाटा हमें दिया हुआ है इसका हमें मोड बताना है, और मोड होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार होती है वही मोड होता है। तो इसमें अगर देखें तो इधर 7 7 7 7 और 7 7 5 बार है, मतलब ये सबसे ज्यादा बार है, तो इसका मोड हो जाएगा 7 और हमारा आंसर भी होगा 7, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल क्या है। तो स्पीड हमें बतानी है, वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा 350 और प्लस में 1250, इनको अगर ऐड करें तो 12 और 3 15 और 1 16, तो ये हो जाएगा 1600 मीटर, और अपॉन में टाइम दिया हुआ है 80 सेकंड, 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट होगी, तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड के इक्वल। लेकिन हमें हमारा आंसर बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ऑप्शन सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हुए हैं। तो इसको अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 चौक 20, तो ये हमारा आ जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि एक प्रिज्म और एक पिरामिड का समान आधार और समान ऊंचाई है। प्रिज्म और पिरामिड के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई, और पिरामिड का आयतन होता है 1/3 और गुणा में आधार का क्षेत्रफल
और गुणा में ऊंचाई। अभी उनका आधार समान दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल भी समान होगा, तो ये आपस में कट हो जाएगा। और हमें ऊंचाई भी समान दी हुई है तो ऊंचाई भी कट हो जाएगी। तो रेशियो क्या आ जाएगा उनके वॉल्यूम का, वो आ जाएगा 3:1। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो राशि को हम 100 मान लेते हैं, तो 9 साल में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, मतलब ये हो जाएगी 300। तो इधर से साधारण ब्याज क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 200 के इक्वल। तो अगर हम रेट निकालें तो रेट हमारी आएगी 200 और गुणा में 100 और अपॉन में 9 और इनटू में जो प्रिंसिपल है वो अपॉन में 100। ये आ जाएगा कट हो गया, 100 से 100 कट होगा तो रेट आ जाएगी 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 22 सही 2/9% के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि ₹60 प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को ₹42 प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को ₹56 प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो सके। तो अगर 56 में बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा, मतलब 112% की जो वैल्यू है वो 56 के इक्वल है। तो अभी हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसका हाफ है, तो इसका हाफ आ जाएगा 50 के इक्वल। अभी हमें 3 डाटा दिए हुए हैं, एक तो है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, एक है 42 रुपए प्रति किलोग्राम और एक हमारा यह है 50 रुपए प्रति किलोग्राम। तो इधर हम लिखते हैं 60, इधर लिखते हैं 42 और बीच में लिखते हैं 50 और इसमें एलिगेशन लगा देते हैं। तो 50 में से 42 जाएगा तो 8 और 60 में से 50 जाएगा तो 10। अभी जो 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल थे उनको हम x मान लेते हैं और जो 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं वो दिए हुए हैं 24 kg के इक्वल। अभी इधर से अगर देखें तो जो 10 की वैल्यू है वो 24 के इक्वल है, तो इधर से 10 की वैल्यू को हम 24 के इक्वल रख देते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में बताना था कि जो 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल हैं वो कितने चावल हैं, तो हमें 8 की वैल्यू बतानी है। तो 8 की वैल्यू आ जाएगी 24 × 8 और अपॉन में 10। अभी इसकी मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32, 2 3 8 दूनी 16 और 3 19 और अपॉन में 10 था तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो वो चावल थे 19.2 किलोग्राम के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान ₹330 में एक शर्ट खरीदी तो उस शर्ट का अंकित मूल्य क्या है। तो 45% की छूट दे दी तो मूल्य कितना बच गया जिसमें उसने खरीदी, तो वो बच गया 55% और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में है 330 के इक्वल। और हमें बताना है अंकित मूल्य, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो वो वैल्यू हमारी आ जाएगी 330 और इनटू में 100 और अपॉन में 55। 11 से कट करें तो ये 5 आएगा, इधर आएगा 30, 5 से इसको कट करेंगे तो इधर 6 आएगा और ये सोल्व करके आ जाएगा 600 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो हम ऐसा करते हैं, थीटा की वैल्यू को 45 डिग्री पुट कर देते हैं और 45 रखने से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आएंगी। तो हम ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 × sin 45 1 अपॉन में √2 और प्लस में cos 45 √2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 2 और अपॉन में √2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 × 9 और अपॉन में 2, तो 2 से 2 कट होगा तो ये आ जाएगा 9 के इक्वल। अभी हम अपने ऑप्शंस में भी थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं और जिस भी ऑप्शन में वैल्यू 9 आ जाएगी वही हमारा आंसर होगा। अगर हम इसमें रखें तो 7 + 1 - 1 तो ये 7 आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अभी ऑप्शन नंबर 2 में रखें तो इधर 7, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा तो ये आ जाएगा 9। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। अभी अगर हम अपने बाकी ऑप्शन भी चेक करें तो इधर 5 है, इधर 1 और इधर 1 तो ये 7 आएगा, ये भी आंसर नहीं होगा।
और इधर 5 है, इधर 1 और इधर -1, तो ये 5 के इक्वल आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और यही राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि रजनीश ने एक बैंक से रुपए 1500 की राशि उधार ली और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने के 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक थी और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य रुपयों में ज्ञात करें। तो इधर हमें रेट दी हुई है 40%, तो इसको फ्रैक्शन में अगर लिखे तो 40% को हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2/5 के इक्वल। अगर 5 धन था तो 2 रुपये ब्याज, तो किस्त कितने की हो जाएगी 5 + 2। तो इधर अगर हम लिखे धन और यहाँ पे लिखे किस्त, अगर हमें 5 रुपए का धन वापिस करना है तो किस्त हमारी बनेगी 7 रुपए की। ये पहले साल की बात है। और दूसरे साल में क्या होगा, धन हो जाएगा 5 × 5, तो किस्त हो जाएगी 7 × 7। और हमें बताया हुआ है कि समान किस्तों में, तो किस्त को अगर सेम करें तो इधर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो धन अगर टोटल निकाले हम तो ये इधर आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 25। इन दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 60 के इक्वल। और इधर से किस्त की वैल्यू आ जाएगी 49 के इक्वल। तो अभी अगर इधर लिखें, अगर हमें 60 रुपए वापिस करने हैं तो किस्त हमारी बनेगी 49 की, लेकिन हमें रुपए कितने वापिस करने हैं, वो है 1500। तो अगर 1500 रुपए वापिस करने हैं तो किस्त बनेगी 49 × 1500 और अपॉन में 60। 0 से 0 कट होगी, 6 से इसको कट करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें 49 और 25 की तो आ जाएगा 25 निम्मा 225, तो 5 22 हासिल, 25 चौका 100 और 22 122। तो हमारी किस्त बनेगी 1225 रुपए की और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है यदि a + b का 20% बराबर है a - b का 30%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो यहाँ से अगर रिलेशन निकाले तो ये आ जाएगा 2a + 2b = 3a - 3b। अभी b को एक तरफ कर लेते हैं और a को एक तरफ, तो इसको इधर लेके चले जाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं। तो a की वैल्यू आ जाएगी 5b के इक्वल और b की वैल्यू को मान लेते हैं हम 100, तो a की वैल्यू आ जाएगी 500 के इक्वल। अभी हमें बताना है कि जो a है वो b का कितना प्रतिशत है, तो a है 500 और b जो है वो है 100। तो परसेंटेज में निकाल लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, तो ये आ जाएगा 500% के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, और कौन सी संख्या 11 से विभाज्य होगी कि जब उसके सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों के योग का डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी। तो एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 7 और 2 9, 9 और 9 18 और 5 23। तो इधर आ जाएगा 8 और 3 11, 11 और 6 17। तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगी ये संख्या, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अगर हम अपने ऑप्शन नंबर 2 को चेक करें तो 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10। इधर आएगा 2 और 4 6 और 4 10, मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो बाकी को हम चेक नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इधर सबसे पहले हम एक इमारत बना लेते हैं और एक टावर बना लेते हैं, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं आधार से। इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो हमें 45 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, मतलब जो ये एंगल है ये है 45 डिग्री और इसके आधार से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो हमें 60 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है, तो ये है 60 डिग्री। और जो इमारत है वो है 680 मीटर ऊंची। तो हमें बताना है टावर की ऊंचाई क्या है, तो इस टावर की ऊंचाई हमें निकालनी है। तो अगर हम इसको h मान लें और ये एंगल 45,
तो ये वाली भुजा भी h हो जाएगी, और इधर ये 680 है तो ये वाली लेंथ भी 680 हो जाएगी। तो अभी हमें पूरे टावर की लेंथ बतानी है, तो वो हो जाएगी h प्लस में 680। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अगर ये इधर h है तो ये वैल्यू भी h आ जाएगी। तो अभी इस बड़े वाली ट्राइंगल में देखें जिसमें एंगल 60 डिग्री है, तो ये होगा h प्लस 680 और अपॉन में h, तो यह आएगा tan 60 डिग्री के इक्वल, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। अभी अगर इसको सोल्व करें तो h प्लस 680 इक्वल टू √3h। अभी h वाली टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा √3h और माइनस h इक्वल टू 680, और इधर से h अगर कॉमन ले ले तो यह आएगा √3 माइनस 1, और ये इक्वल होगा 680 के। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 680 और अपॉन में √3 और माइनस 1। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 680 इंटू √3 प्लस 1 और अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपॉन में 2 आएगा। 2 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 340 के इक्वल। अभी हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है, और टावर की ऊंचाई है h प्लस 680, तो h की वैल्यू ये आई है, तो इसमें 680 और ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 340 और इनटू में √3 प्लस 1 और इसमें हम ऐड करेंगे 680। अभी हम इसमें से 340 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा √3 प्लस 1 और प्लस में इधर बचेगा 2। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 340 और इनटू में √3 प्लस 3, और अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया हुआ है कि 11 विभिन्न प्रेक्षणों के एक समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में से प्रत्येक में 3 की वृद्धि की जाती है तो इस नए समुच्चय की माध्यिका क्या होगी। तो हमें 11 प्रेक्षण दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और प्रेक्षणों की माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले सभी प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखते हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो बीच वाली वैल्यू होगी वो माध्यिका होगी। तो ये 11 वैल्यू है, तो इधर से 5 छोड़ देते हैं और इधर से 5 छोड़ देते हैं, तो बीच वाली वैल्यू क्या होगी, वो माध्यिका होगी, और ये हमें दी हुई है 73.2 के इक्वल। और क्वेश्चन में हमें बताया हुआ कि जो सबसे बड़े 5 प्रेक्षण हैं उनमें 3 की वृद्धि की जाती है। अगर मैं इसमें 3 ऐड कर दूं, इसमें 3 और इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तब भी उनका क्रम यही सेम रहेगा, मतलब हमारी माध्यिका पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब हमारी माध्यिका सेम रहेगी। और अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारे जो ऑप्शन में से आंसर होगा वो हो जाएगा मूल समुच्चय की माध्यिका के समान ही रहती है। तो जो ये ऑप्शन नंबर 3 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है कि ए ने ₹75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और 5 महीने बाद ₹80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ प्राप्त होता है। ए और बी का हिस्सा रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो इधर ए लिख लेते हैं और इधर बी लिख लेते हैं। अभी ए ने 75,000 निवेश किए तो उसको हम 75 लिख लेते हैं, और 1 साल के लिए किए हैं तो इनटू में 12। अभी बी ने कितने निवेश किए हैं 80,000, तो इसको 80 और इनटू में कितने महीने के लिए निवेश किए हैं, वो 5 महीने बाद आया है तो उसने 7 महीने के लिए निवेश किए हैं ये इतने पैसे, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा इधर से। अभी 4 से इसको कट करें तो 4 तिया 12, 4 से इसको कट करेंगे तो ये 20 आएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो इधर 15 आएगा, इधर आ जाएगा 4। तो ए और बी के लाभ का अनुपात आ जाएगा 45:28। अभी अगर इन दोनों का ऐड करें तो यह आ जाएगा 8 और 5 13, 3 1 हासिल, 4 2 6 और 1 7। अभी हमें ए और बी का जो लाभ है वो बताना है। तो ए का जो लाभ आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 73 आया है इसमें 9 नहीं है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें 9 रहेगा। तो अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ए में 9 का मल्टीपल कौन सा है, तो अगर ऑप्शन नंबर 1 को देखें तो 9, 5 और 4 9, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर अपने ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो 5 और 2 7 और 2 9,
ये हमारा आंसर हो सकता है। अभी अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखें तो 5 और 2 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो 4 और 2 6 और 8 14, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया हुआ है कि P, Q और R अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इधर लिख लेते हैं P, Q और R। P करता है 5 दिन में, Q करता है 10 दिन में और R करता है 15 दिन में। तो टोटल वर्क मान लेते हैं तीनों का एलसीएम, तो वो आ जाएगा 30 के इक्वल। तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 6, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अभी नेक्स्ट हमें दिया हुआ है P और Q पहले दिन कार्य करते हैं, P और R दूसरे दिन कार्य करते हैं तथा P और Q तीसरे दिन कार्य करते हैं तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो पहले दिन P प्लस Q काम करेंगे, उसके बाद P प्लस R काम करेंगे और यही क्रम चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो P प्लस Q कितना काम कर देंगे? 6 और प्लस में 3 9 काम करेंगे और P प्लस में R 6 और 2 8 8 काम करेंगे। तो काम कितना हो जाएगा टोटल? 9 और 8 17। और दिन कितने लगेंगे? दिन लगेंगे एक इधर और एक इधर, 2 दिन। अभी काम हमें करना है 30। तो अभी हम देख लेते हैं इसके बाद कौन काम करेगा? P प्लस Q काम करेगा और वो काम करेंगे 9। तो 9 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये काम हो जाएगा 26 और दिन एक और लग जाएगा। तो टोटल दिन हो जाएंगे 3। अभी काम कितना बच गया? 4 बच गया। और इसको कौन करेगा? P प्लस R, और P प्लस R एक दिन में करते हैं 8 काम। तो 4 काम को करेंगे वो आधे दिन में, मतलब 1/2 दिन में। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे 3 सही 1/2। अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 7/2 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया हुआ है कि प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं। तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उतने ही समय में दीवार का निर्माण कर सकते हैं? तो पहले 6 व्यक्ति थे, तो 6 व्यक्ति 10 घंटे में काम को करते थे, मतलब दीवार को बनाते थे। तो फिर हो गए 12 व्यक्ति, तो वो कितने दिन में बनाएंगे? कम दिन में। तो कम के लिए कम से गुणा और ज्यादा से भाग, तो 6 दूनी 12 और 2 से कट करेंगे तो 5। तो ये दीवार को बनाएंगे 5 घंटे में और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 8 शॉट में से 5 बार निशाना लगा सकता है। यदि वह 10 शॉट फायर करता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी होगी कि वह 2 बार निशाना लगा लेगा। तो उसकी शॉट लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो 8 में से 5 बार निशाना लगाता है। तो इधर हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ H, मतलब हिटिंग। तो वो हो जाएगी 5/8 के इक्वल। जब वो निशाना नहीं लगाएगा, मतलब उसके निशाना चूकने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो उसको मान लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ H बार, वो हो जाएगी 3/8 के इक्वल। और हमें बताना है कि जब वो 10 शॉट फायर करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 बार उसका निशाना लगेगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10C2, मतलब 10 में से 2 बार और इनटू में अभी इधर ये प्रोबेबिलिटी है निशाना लगने की और वो कितनी है? 2 बार। तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 5/8 का स्क्वायर और इनटू में, और कितनी बार निशाना नहीं लगेगा? 10 में से 8 बार नहीं लगेगा। अगर 2 बार लगेगा तो नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। तो 3/8 की पावर 8 हो जाएगी। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 10C2 को सोल्व करेंगे तो ये होता है फैक्टोरियल 10 और अपॉन में 10 में से 2 गया 8, तो फैक्टोरियल 8 और इनटू में यह आएगा फैक्टोरियल 2 और इनटू में यह आ जाएगा 25/8 की पावर 2 और इनटू में 3 की पावर 8 और अपॉन में 8 की पावर 8। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये फैक्टोरियल 10 को हम लिख सकते हैं 10 × 9 और इनटू में फैक्टोरियल 8 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 और इनटू में फैक्टोरियल 8। तो इससे ये कट हो जाएगा और इनटू में 25 और अपॉन में 8 की पावर 10 और इनटू में 3 की पावर 8। अभी 2 से इसको कट करें तो ये 2 से 5 पे कट होगा तो ये आ जाएगा 45 और इनटू में 25 और इनटू में 3 की पावर 8 और अपॉन में 8 की पावर 10।
अभी अगर इसको सोल्व करें तो आ जाएगा 25 पंजे 125, 5 इधर से 12 हासिल, 25 चौका 100 और 12 यह आएगा 112, मतलब 1125 और इनटू में 3 की पावर 8 और अपॉन में 8 की पावर 10, मतलब ये हमारी प्रोबेबिलिटी आई है 10 में से 2 बार निशाना लगने की, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।